हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे ई-सरल चैनल पे। बच्चों हम आपके लिए एक एनसीईआरटी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम अल्टरनेटिव डे आपको 11th-12th एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करवाएंगे और एक्स्ट्रा भी समझाएंगे जो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो चलिए जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए जिससे दूसरे आपके फ्रेंड्स का भी भला हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि आप बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज you can relate all the systems with yourself because we are talking about human. So चलिए बच्चों आज ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि हम जो भी फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिस सिंपलर फूड को हमारे ब्लड एब्जॉर्ब करके हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। सो स्टूडेंट्स फूड क्यों खाया जाता है? फॉर गेटिंग एनर्जी। नेक्स्ट सिस्टम आता है स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं। सो हम जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड हमारे सेल्स तक पहुंचा है उसे ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दीज ऑल सिस्टम्स आर लिंक्ड टुगेदर। सो स्टूडेंट्स देखिए आप, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके बाद में बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड डिफरेंट ब्लड वेसल्स। सो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो भी सिंपलर फूड आपके ब्लड तक आया है वो हर एक कोने कोने तक सेल तक पहुंचना चाहिए, विच इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ the circulatory system, the pumping organ heart. So students circulatory system के बाद हम excretory system पे आते हैं। हमारा सेल तक अब न्यूट्रिशन पहुंच चुका है, एनर्जी भी मिल चुकी है, लेकिन अब कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होगा। ये मेटाबॉलिक वेस्ट किडनी की मदद से और किडनी विच इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज आउट होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. So the metabolic waste of our cell or our body are released with the help of excretory system, as you can see. एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद बच्चों हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करेंगे। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम बात करेंगे डिफरेंट बोन्स एंड मसल्स की कि किस प्रकार मसल के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन शो करते हैं। मूवमेंट एक जगह पे खड़े खड़े किया जाता है जबकि लोकोमोशन में ए प्लेस से बी प्लेस चेंज करी जाती है। सो स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बाद में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम विद इट्स सेंस ऑर्गन। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करे। नेक्स्ट सिस्टम इज स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम। द चैप्टर नेम इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसके द्वारा हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 11th क्लास की एनसीईआरटी का 16 चैप्टर दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की क्या कहती है? फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों हम भी कहते हैं कि इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत आवश्यक है, लेकिन उसमें से भी फूड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड हमें चाहिए ही जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट द मेजर कंपोनेंट, इस पे नीट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो आपको पता होना चाहिए खाने में मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट कौन से होते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, व्हाइल माइनर कंपोनेंट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो मेजर और माइनर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट फूड क्यों चाहिए हमें? फूड हमें एनर्जी देता है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं फूड के अंदर वो भी हमें मिलते हैं। एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल से हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद रिपेयर करती है। सो फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। हमें लग जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन रिपेयर हो जाती है ड्यू टू द न्यूट्रिशन वी गेट फ्रॉम फूड। नेक्स्ट अब वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों जो हम पानी पीते हैं उसका क्या काम है? Water we take in plays an important role in metabolic processes
ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। तो एनसीईआरटी के अंदर वाटर का क्या इंपॉर्टेंस दे रखा है कि इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड इट इज रिक्वायर्ड इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं। दे कैन बी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, सभी में, ऑलमोस्ट सभी में वाटर लगता है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, साथ ही साथ हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए पानी भी आवश्यक है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फूड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। जैसा कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं वैसा ही कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है। पहले खाना अंदर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से वो सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटता है एंड देन दैट सिंपलर फॉर्म इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बिना हम खाने को यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए डाइजेशन होता है। व्हाट इज डाइजेशन? देखो, दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के द्वारा सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड एंड दिस इज simple absorbable form of food which can be utilized by our body. ठीक है, तो इससे आप डाइजेशन की डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन एंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। सो कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन भी बच्चों दो प्रकार से होता है। पहला मैकेनिकल डाइजेशन, गिवन इन एनसीईआरटी, और दूसरा केमिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल और केमिकल। दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड दिस इज बायोकेमिकल मेथड। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है ये सिमिलर टू द ग्राइंडर्स यूज्ड इन आवर किचन, उसके तरह वर्क करता है कि बड़े सब्सटेंस छोटे सब्सटेंस में टूट जाएंगे। जैसे एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर हमने हैमर से पीट करा तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। सो दिस इज अ मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन अभी भी उसकी केमिस्ट्री चेंज की हुई है। पॉलीसैकेराइड्स आर स्टिल पॉलीसैकेराइड्स, सिमिलरली पॉलीपेप्टाइड्स आर स्टिल पॉलीपेप्टाइड्स। सो एंजाइम्स की मदद से ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसे हम बायोकेमिकल मेथड कहते हैं। सो डाइजेशन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइजेशन कैसी प्रोसेस है। फर्स्ट बायोकेमिकल, सेकंड मैकेनिकल, थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पे टिक करेंगे बिकॉज डाइजेशन इज बायोकेमिकल एज वेल एज मैकेनिकल। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सबसे पहले बच्चों हम एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल माउथ पार्ट से स्टार्ट होती है। So the alimentary canal begins with anterior opening called mouth and it opens posteriorly through anus. So students, humans के अंदर 2 openings पाई जाती है बट सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं। यहाँ पे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जा रही है, तो ह्यूमंस के अंदर 2 ओपनिंग्स पाई जाती हैं। एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहा जाता है और पोस्टीरियर ओपनिंग को एनस कहा जाता है। जब बच्चों 2 ओपनिंग्स पाई जाती हैं तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम because it has 2 opening, one anterior opening called mouth and one posterior opening called anus. अब complete digestive system हमें generally tube within tube plan में देखने को मिलता है। some extra information, ठीक है। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट ओपनिंग पे, that is anterior opening called mouth. माउथ के अंदर अगर हम देखें तो बकल कैविटी है या फिर ओरल कैविटी।
चलो ये बकल कैविटी आपको हम दिखाते हैं बाय एक्स्ट्रा डायग्राम, इट्स द नॉट द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। देखो माउथ ओपन करा तो अंदर बकल कैविटी और ओरल कैविटी। अब नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी की आएगी कि ओरल कैविटी, दिस इज बकल कैविटी और ओरल कैविटी, बकल कैविटी और ओरल कैविटी। अब नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी की आएगी कि बकल कैविटी और ओरल कैविटी के अंदर टीथ और टंग आता है। सो दिस इज टीथ, ऊपर भी नीचे भी, मैक्सिला बोन पे भी, मैंडिबल बोन पे भी, एंड दिस इज टंग। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी की देखते हैं। The mouth leads to buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has number of teeth and a muscular tongue. देखो अभी मैंने आपको बताया बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी के अंदर टीथ और टंग होता है। अब हम टीथ के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन डेंटिशन में टीथ किस टाइप के पाए जाते हैं। पहला है बच्चों कि अटैचमेंट के बेसिस पे हम ह्यूमंस में जो दांत होते हैं वो एल्वियुलर बोन के अंदर अच्छे से एम्बेडेड रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस इज एल्वियुलर बोन और इस एल्वियुलर बोन में टीथ अच्छे से एम्बेडेड है। इस टाइप के डेंटिशन को हम थीकोडोंट डेंटिशन बोलते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है, मैंने आपको ह्यूमंस के बारे में बताया कि हमारे दांत थीकोडोंट टाइप के होते हैं बिकॉज आवर टीथ इज प्रॉपर्ली एम्बेडेड इन द एल्वियुलर बोन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स 2 सेट्स ऑफ टीथ। अब अपन नेक्स्ट पे आ गए। ठीक है, मैमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं उनमें दांत जिंदगी में पूरी लाइफ स्पैन में 2 बार आते हैं। आपने भी देखा होगा बचपन में आपके दांत टूट के गिरे होंगे। जो फर्स्ट टाइप का डेंटिशन होता है उसे हम टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। सो फर्स्ट इज टेम्पररी टीथ, ए पार्ट लिख देते हैं इसको, टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ। फिर जब हम बड़े होते हैं तो परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ, दिस इज बी। तो 2 बार दांत आते हैं हमारी लाइफ में, इस कारण से इस कंडीशन को डाइफायोडोंट कहा जाता है। तो पहला मैंने आपको बताया थीकोडोंट ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन डाइफायोडोंट, क्योंकि 2 बार हमारी लाइफ में दांत आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ह्यूमन डेंटिशन की अगर हम बात करें तो टोटल 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहावत है 32 ही मत दिखाओ, बिकॉज 32 टोटल टीथ एक ह्यूमन के अंदर आ सकते हैं। विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जो 32 टीथ होते हैं वो भी मॉर्फोलॉजिकली एक समान नहीं दिखते हैं, सबका शेप साइज अलग अलग होता है। उस बेसिस पे हमारे पास 4 प्रकार के टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर्स जो होते हैं बच्चों वो आगे से फ्लैट होते हैं, जो आगे के आपके दांत होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं। इनका काम होता है कटिंग ऑफ द फूड। नेक्स्ट है कैनाइन्स। कैनाइन्स शार्प होते हैं। अभी जो शार्प टीथ होते हैं इनका काम होता है टीयरिंग। स्टूडेंट्स, इसीलिए कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स में जो कि फ्लैश को टीयर करते हैं, रॉ फ्लैश को टीयर करते हैं, इसीलिए उनमें कैनाइन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं एज कंपेयर टू अस। नेक्स्ट कमिंग टू प्रीमोलर, कस्प वाले दांत है प्रीमोलर पीछे के, और मोलर जिसमें 3 कस्प होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग करना, खाने को तोड़ना। आपने देखा होगा फूड को पीछे की साइड ले जाते हैं टू ग्राइंड एंड च्यू दैम। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे ह्यूमन डेंटिशंस में। तो चारों दांत अलग अलग प्रकार के हैं। इस टाइप की कंडीशन को हेट्रोडोंट कहा जाता है। आपको ह्यूमन डेंटिशन के केस में 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला थीकोडोंट, दूसरा डाइफायोडोंट और तीसरा हेट्रोडोंट। नेक्स्ट
अब हम डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं बच्चों। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर आइस incisor, canine, premolar and molar is represented by the dental formula, जो कि ह्यूमंस का होता है 2123 अपॉन 2123। ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है बच्चों। डेंटल फॉर्मूला क्या है ह्यूमन का? डेंटल फॉर्मूला एट द एज ऑफ 25 ईयर। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा ये मैं आपको बताऊंगी। एनसीईआरटी में जो डेंटल फॉर्मूला दिया है वो 25 इयर्स अबोव का ही दिया है। 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई बाय 2। अब टोटल काउंट करो आप तो 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 16 32। तो इसीलिए एक एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं। अब अगर इसके साथ साथ क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों के पास कितने दांत होते हैं। अगर चिल्ड्रन के डेंटिशन का पूछ लिया तो आप क्या टिक करके आएंगे आंसर। सो चिल्ड्रंस के अंदर स्टूडेंट्स प्रीमोलर्स नहीं आते हैं। प्रीमोलर्स लाइफ में एक ही बार आते हैं। सो चिल्ड्रंस के अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2102 और एक लास्ट का मोलर भी नहीं आता है जिसे विजडम टूथ कहते हैं। सो 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई बाय 2। फॉर्म अब देखो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, तो टोटल कितने दांत हो जाते हैं 20। तो चिल्ड्रंस के डेंटिशन का पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आएगा। 25 ईयर ओल्ड डेंटिशन का पूछा जाए तो ये आंसर आएगा। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। एक और चीज बताते हैं आपको, 18 ईयर ओल्ड में अगर आपसे डेंटिशन 18 ईयर ओल्ड एडल्ट ह्यूमन का पूछा जाए तो फॉर्मूला आएगा 2122 विजडम टूथ, क्योंकि 25 इयर्स तक चारों आते हैं, अपॉन 2122 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 5 6 7 14 प्लस 14 दैट इज 28। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ह्यूमंस के अंदर मोनोफायोडोंट टाइप ऑफ टीथ कौन से हैं। ह्यूमंस के अंदर मोनोफायोडोंट टीथ का अगर पूछा जाए फॉर्मूला तो आप क्या लिख के आएंगे। सो द फॉर्मूला विल बी मोनोफायोडोंट मतलब जो लाइफ में एक ही बार दांत आते हैं। सो ह्यूमंस के अंदर लाइफ में एक तो प्रीमोलर एक बार आता है और एक थर्ड मोलर, तो उस बेसिस पे हम फॉर्मूला बनाएंगे। एक तो प्रीमोलर और थर्ड मोलर लाइफ में एक ही बार आते हैं। सो उस हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 0 2 1 अपॉन 0021 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सो ये सब आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट दिया है द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनामल। जो टीथ का जो सरफेस होता है, आउटरमोस्ट सरफेस जो होता है टीथ का, वो इनामल का बना होता है। इनामल के अंदर वाली लेयर को डेंटिन कहते हैं और सबसे अंदर पल्प आता है जो कि सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, तो इनामल कौन से सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज अमीलोब्लास्ट। ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए वो इनामलोब्लास्ट करके ऑप्शन देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए इनामल इज सीक्रेटेड बाय सेल्स कॉल्ड अमीलोब्लास्ट एंड इनामल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंड डेंटिन बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, अपनी एनसीईआरटी में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ओरल कैविटी में टंग के बारे में। इनामल के बारे में बच्चों में एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि एनिमल किंगडम के अंदर इनामल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है। सो ह्यूमन के अंदर या एनिमल किंगडम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो इनामल। नेक्स्ट, टंग। टंग इज फ्रीली मूवेबल। हम स्पीच में टंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सो आपको भी पता है टंग फ्रीली मूवेबल है।
muscular organ attached to the floor of the oral cavity with the help of frenulum. ऊपर वाला एक्स्ट्रा डायग्राम पे चलते हैं बच्चों। देखो, टंग एक मूवेबल है जो कि एंटीरियरली तो फ्री है, टंग इज फ्री एंटीरियरली बट posteriorly attached with the help of ligament called frenulum. ये जो फ्रेन्यूलम होता है बच्चों, ये हायोइड बोन से, एक मसल के द्वारा हायोइड बोन से जुड़ा होता है। हायोइड बोन इज अ हॉर्सशू शेप बोन विच इज प्रेजेंट हियर, सिंगल, ठीक है, सिंगल हॉर्सशू शेप बोन, ये हायोइड बोन है। इसके द्वारा हमारा टंग इनडायरेक्टली, बीच में मसल है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली इस बोन से हमारी टंग जुड़ी हुई है। इसके बीच में मसल का अटैचमेंट भी होता है, क्योंकि तो हायोइड बोन से अटैच है हमारी टंग इनडायरेक्टली। जो टंग होती है बच्चों, वो कौन सी मसल की बनी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टंग जैसे कि बोन को डायरेक्टली कवर नहीं कर रही है, स्टिल इट इज अ स्केलेटल मसल, स्टिल इट इज अ स्केलेटल मसल, ठीक है। चलो, तो ये फ्रेन्यूलम भी आपको याद रखना है, गिवन इन एनसीईआरटी 2। सो फ्रेन्यूलम, द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले। टंग के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे पैपिले कहा जाता है। ये जो पैपिले हैं, इनके पास में टेस्ट बड्स भी हो सकते हैं विच हेल्प इन टेस्ट सेंसेशन। चलो देखते हैं बच्चों, ये टंग है, टंग के पास में कुछ एक्सवेजिनेशंस होते हैं, कुछ उठे हुए भाग होते हैं, जिसे पैपिला कहा जाता है। इन पैपिले के पास टेस्ट बड भी हो सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा आपको टाइप्स ऑफ पैपिले पता होने चाहिए। फर्स्ट इज सर्कमवैलेंट पैपिले, सेकंड इज फिलीफॉर्म पैपिले एंड थर्ड इज फंजीफॉर्म पैपिले। और एक और होता है बच्चों फोलिएट पैपिले। वो यहां पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये ह्यूमन टंग है और हम ह्यूमंस में फोलिएट पैपिले नहीं पाया जाता है। सो फोलिएट पैपिले इज प्रेजेंट इन ruminant लाइक कैटल्स, ठीक है। अब सर्कमवैलेंट पैपिले के बारे में आपको क्या याद रखना है? दीज आर सर्कमवैलेंट पैपिले एंड दे आर लार्जेस्ट, साइज में लार्जेस्ट होते हैं। नेक्स्ट फिलीफॉर्म पैपिले, ये पूरी टंग को फिल करते हैं, ऐसे याद रखना है, मतलब पूरी टंग को फिल करते हैं मींस दे आर मैक्सिमम इन नंबर, दे आर मैक्सिमम इन नंबर, लेकिन दे डोंट हैव टेस्ट बड, दे आर नॉट फॉर टेस्ट, don't have taste bud. And next laterally पाए जाते हैं ऑन टिप के ऊपर, that is fungiform papillae. So ये भी टेस्ट के लिए है, they are for taste and they are for taste. But filiform papillae जो कि मैक्सिमम पाए जाते हैं वो टेस्ट के लिए नहीं होते हैं, और फोलिएट papillae तो हमारे पास है ही नहीं। चलो नेक्स्ट, ओरल कैविटी यहां पे खत्म होती है। अब ओरल कैविटी के बाद में फैरिंग्स आता है, और शॉर्ट फैरिंग्स which serves as a common passage for food and air. The esophagus and the trachea, that is windpipe, opens into the pharynx. चलो आपको समझाते हैं बच्चों, ये स्पेस यूज करते हैं तो इसके नीचे स्पेस प्रेजेंट है यहां पे। देखो बच्चों, वेंट्रली पाया जाता है ट्रेकिया और डॉर्सली पाया जाता है ईसोफेगस। ठीक है, तो यहां से हमारा फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रही है। सो दिस इज फूड एंड दिस इज एयर। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं नहीं तो एयर के लिए, ये एयर है, ठीक है, और ये फूड है। अब ये जो कॉमन पैसेज है जहां पे फूड और एयर दोनों क्रॉस होते हैं, इस कॉमन पैसेज को फैरिंग्स कहा जाता है।
ठीक है, सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, सो यू शुड नो फेरिंग्स। और वेंट्रली ट्रेकिया मिलता है, डॉर्सली इसोफेगस मिलता है। अब जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ट्रेकिया को एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्लोज करता है। ओपनिंग जो होती है ट्रेकिया की उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। सो इट इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस, अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है, सो जब हम खाना खाते हैं तो ट्रेकिया दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एपिग्लॉटिस क्लोज करता है। सो इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये भी बात एनसीईआरटी में क्योंकि गिवन है। नेक्स्ट देखिए, अब पूरा वापस से आपके लिए पढ़ती हूं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। वेरी इंपॉर्टेंट, द esophagus and the trachea, that is windpipe, opens in pharynx. The cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis, which is the opening of windpipe or trachea during swallowing. यही मैंने आपको बताया था, ग्लॉटिस ट्रेकिया की ओपनिंग है, उसमें खाना गलती से ना चला जाए, इसीलिए a cartilaginous flap like structure epiglottis close that glottis. नेक्स्ट, अब बात करते हैं फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस की। पहले हमने माउथ, फिर बकल कैविटी और ओरल कैविटी की बात करी। अब हम ईसोफेगस या फूड पाइप के बारे में बात करेंगे। ईसोफेगस जो होता है बच्चों, वो थिन होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली passing through neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag called stomach. ठीक है, तो ईसोफेगस या फूड पाइप जो होता है ये नेक, थोरैक्स और डायफ्राम को चीरता हुआ जे शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक में ओपन होता है। अब डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो रह जाएगा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग होती है, एंटीरियर ओपनिंग कॉल्ड माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग कॉल्ड एनस। फिर हमने देखा था कि माउथ के अंदर ओरल कैविटी या बकल कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर टीथ और टंग भी हमने पढ़े थे। टीथ और टंग। उसके बाद में बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे कि बकल कैविटी के बाहर ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं, जो कि अपना सीक्रेशन बकल कैविटी के अंदर ही पोर करते हैं। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये पेयर्स में होते हैं तीनों ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन स्टिल सबसे ज्यादा सलाइवा सब मैक्सिलरी ग्लैंड से रिलीज होता है, मैक्सिमम सलाइवा। और ये तीनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आउटसाइड बकल कैविटी, ये लाइन एनसीईआरटी में गिवन है कि ये तीनों ग्लैंड बकल कैविटी के बाहर पाए जाते हैं, लेकिन अपना सीक्रेशन बकल कैविटी के अंदर पोर करते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में बताया था। फेरिंग्स के बारे में क्या बात याद रखनी थी कि इट इज अ कॉमन पैसेज। देखो बच्चों, कॉमन पैसेज है, यहां पे ट्रेकिया भी है और ईसोफेगस भी है। देयर इज विंड पाइप एज वेल एज फूड पाइप, and this is pharynx. So pharynx is a common passage for food and air. ठीक है, चलो नेक्स्ट, ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसके बारे में क्या लाइन लिखी थी? नेक, थोरैक्स, डायफ्राम को चीरता हुआ जे शेप स्ट्रक्चर में ओपन होगा कॉल्ड स्टमक। अब स्टमक कैसा है? जे शेप्ड है। ठीक है, अब स्टमक के बाद में स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है, और वैसे ही स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले इस स्फिंक्टर को कहा जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, आगे थ्योरी में आएगा।
गैस्ट्रोइसोफेजियल और कार्डियक स्फिंक्टर। ये जितने भी स्फिंक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्मूथ मसल के बने होते हैं, मतलब ये अपने कंट्रोल में नहीं है। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या है? इट प्रिवेंट्स रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, फूड को ऊपर की तरफ नहीं आने देता, बैक टू द ईसोफेगस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा होता है तो मतलब आपको एसिडिटी है। अब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक और स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे स्टमक भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सी शेप डिओडेनम, इसका शेप याद रखना है, सी शेप गिवन इन एनसीईआरटी। फर्स्ट इज सी शेप डिओडेनम, सेकेंड इज कॉइल्ड, देखिए आप कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड जिजुनम, एंड थर्ड इज हाईली कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड इलियम। इलियम सबसे ज्यादा कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो इलियम है ये लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए आप ओपन होगा, तो यहां पर स्फिंक्टर नहीं मिलेगा, यहां पे वॉल्व मिलेगी। इस वॉल्व को क्या कहा जाता है? इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व। ये फीसेस को प्रिवेंट करती है कि वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स अपन दूसरे कलर से नंबरिंग करेंगे उसकी, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में दे रखे हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट आता है सीकम। सीकम के बारे में आपको क्या याद रखना है? इट इज अ ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, blind sac-like structure, and it also has microorganisms. ठीक है। नेक्स्ट सीकम के बाद में नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज कोलोन। कोलोन फिर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है देखो सीकम, दूसरा है कोलोन, ठीक है, और तीसरा है रेक्टम। अब कोलोन वापस से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर खाना ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो असेंडिंग कोलन, ठीक है, ऊपर जाएगा तो असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्सली जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा ट्रांसवर्स कोलन। सो दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट। सी इज नीचे आएगा डाउन तो डिसेंडिंग कोलन, और लास्ट में एस शेप स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसे हम सिग्मोइड कोलन बोलेंगे। जिसकी पुरानी एनसीईआरटी उसमें सिग्मोइड कोलन नहीं दिया है, लेकिन हमें अपडेटेड एनसीईआरटी ही यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज रेक्टम। रेक्टम के अंदर जो फीसेस हैं वो स्टोर होते हैं और इसमें से पानी एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट एनस से फीसेस बॉडी के बाहर रिलीज आउट होते हैं। सो होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। हम यहां पर थे कि ईसोफेगस एक जे शेप स्ट्रक्चर में ओपन होगा जिसे स्टमक कहते हैं। मस्कुलर स्फिंक्टर मौजूद होता है, मैंने आपको बताया था स्टमक, जब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर मिलता है और एक स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर मिलता है, इसे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर हम कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे, क्योंकि ये स्टमक के कार्डियक पार्ट में आके ओपन हो रहा है। अब स्टमक का लास्ट पार्ट पाइलोरिक होता है, इसीलिए स्फिंक्टर का नाम भी पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, और ये भी स्फिंक्टर। अब लाइन पढ़ते हैं। A muscular sphincter gastroesophageal regulates the opening of esophagus into the stomach. यही मैंने आपको बताया। The stomach located in upper left portion of the duodenum cavity में हमारा stomach situated है। It has 4 major parts. हमारे stomach में 4 major parts होते हैं। चलिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट कार्डियक पार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। फंडस जो कि अपर डोम शेप पार्ट होता है, तो फूड जनरली बच्चों कार्डियक पार्ट में ही एंटर होता है, इसलिए स्फिंक्टर का नाम भी कार्डियक स्फिंक्टर है। ठीक है, और फंडस इज अ अपर डोम शेप पार्ट, देन बॉडी, एंड देन लास्ट पार्ट इज पाइलोरिक पार्ट, और लास्ट पार्ट स्टमक का पाइलोरिक पार्ट है, इसलिए स्फिंक्टर का नाम भी पाइलोरिक स्फिंक्टर है।
Four major part: cardiac portion into which the esophagus opens, fundic part, body, main central part, and pyloric portion which opens into the first part of intestine, that is duodenum. अब small intestine को के parts discuss करेंगे. Small intestine 3 parts में divided है. That is duodenum, jejunum and ileum. ठीक है. डिओडेनम के बारे में क्या बात याद रखनी है कि जो डिओडेनम होता है वो सी शेप्ड होता है, जेजुनम जो है वो कॉइल्ड है, जबकि इलियम हाईली कॉइल्ड है. तो ये एनसीईआरटी की लाइंस है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन: अ सी शेप्ड डिओडेनम, लॉन्ग कॉइल मिडिल पोर्शन कॉल्ड जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम. Opening of stomach into the duodenum is guarded by pyloric sphincter. मैंने आपको बताया था जब स्टमक duodenum में ओपन होता है तो स्फिंक्टर को pyloric sphincter कहते हैं. अब ileum, that is large last part, highly coiled part, ये large intestine में ओपन होता है. और large intestine के अब parts देखते हैं. large intestine के क्या क्या parts हैं? large intestine सबसे पहले सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम. ठीक है, सबसे पहले सीकम के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों. सीकम, कोलन एंड रेक्टम. सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक? तो पता होना चाहिए सीकम. So cecum is the small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. इसमें कुछ symbiotic microorganisms पाए जाते हैं. Very important. A narrow finger-like tubular projection भी होता है साथ ही साथ. तो बच्चों cecum का एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आपको दिखा देती हूं. cecum का देखिए आप एक finger-like projection भी होता है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं. ये वेस्टिजियल है. ठीक है. So a narrow finger like tubular projection जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, arises from cecum. cecum फिर कोलॉन में ओपन होता है. कोलॉन वापस से 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऊपर जाएंगे तो असेंडिंग कोलन, हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो ट्रांसवर्स कोलन, नीचे आएंगे तो डिसेंडिंग कोलन, और लास्ट में एक एस शेप पार्ट बनता है विच इज कॉल्ड सिग्मॉइड कोलन. जो डिसेंडिंग पार्ट है वो रेक्टम में जाके ओपन होता है, दैट इज सिग्मॉइड कोलन. रेक्टम का काम होता है फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना और पानी एब्जॉर्ब करना. एंड फाइनली द फीसेस इज रिलीज्ड आउट थ्रू एनस. अब हमने माउथ से एनस तक डिस्कस करा. एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं बच्चों. हमने क्या क्या एलिमेंट्री कैनाल में देखा. सबसे पहले हमने बात करी थी बच्चों कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं. ये देखिए आप, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें सबसे पहले हमने माउथ के बारे में बात करी. फिर हमने देखिए ये ओरल कैविटी है, ये फैरिंक्स है जिसे हम मिला के बक्कोफैरिंजियल कैविटी भी कह सकते हैं. फिर उसके बाद में बच्चों हमने ईसोफेगस के बारे में बात करी, अ फूड पाइप. देन जे शेप्ड स्टमक के बारे में बात करी हमने. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलियम, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम. फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है एंड फाइनली एनस से फीसेस रिलीज आउट होते हैं. अब वापस एनसीईआरटी पे आते हैं. अब आप सोच रहे होंगे मैम ने एनस तक पढ़ा दिया तो चैप्टर खत्म. नहीं, पिक्चर अभी बाकी है. सबसे पहले द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. हम हिस्टोलॉजी की बात करेंगे बच्चों. यहाँ पे किसकी बात करेंगे? हिस्टोलॉजी की. हिस्टोलॉजी की. एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द ईसोफेगस टू रेक्टम possess 4 वॉल्स. अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें, मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को स्टडी करें हम, तो वो 4 लेयर्स की बनी होती है. 4 लेयर्स की. सबसे आउटर मोस्ट सेरोसा होती है. सो दिस इज सेरोसा फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा. तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. Serosa is the outermost layer and it is made up of mesothelium, epithelium of visceral organ with subconnective tissue. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? सेरोसा.
ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर का नाम है। आउटर मोस्ट लेयर का नाम है, ये काय की बनी हुई है, मीजोथीलियम प्लस एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब थोड़ा डीप में पता होना चाहिए ना, कनेक्टिव टिश्यू दिया है तो इतना ही नहीं, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। और मीजोथीलियम का मतलब होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि विच इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो अगर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मीजोडर्मल इन ओरिजिन है तो उसे मीजोथीलियम कहा जाता है। तो सेरोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, अगर हम लेयर वाइज बात करें सो सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा है। ऐसे 4 लेयर्स में ये, दिस इज मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा एंड इनर मोस्ट इज म्यूकोसा। ऐसे 4 लेयर्स में अटैच है। यहाँ पे हमारा खाना होता है, ठीक है, खाने को भी अलग कलर से बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा फूड है, ठीक है ना बच्चों। सबसे आउटर मोस्ट इज सेरोसा, देन मस्कुलरिस, उसके बाद में सबम्यूकोसा एंड सबसे अंदर म्यूकोसा। और ये जो है खाली जगह, इसको ल्यूमेन कहा जाता है। यहां पे हमारा फूड पाया जाता है। सो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूड के कांटेक्ट में कौन सी लेयर है, तो म्यूकोसा इनर मोस्ट है और सेरोसा आउटर मोस्ट है। ये ऑर्डर याद होना चाहिए, आधे बच्चे तो ऑर्डर ही भूल जाते हैं, ठीक है। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, बताया मैंने आपको, प्लस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस स्मूथ मसल का बना है, यूजुअली अरेंज इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर, ठीक है। सेकेंड लेयर के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी में? दैट इज मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर जो है बच्चों वो स्मूथ मसल की बनी, मतलब हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, इनवॉलंटरी होती है क्योंकि स्मूथ मसल। अब इसमें भी कौन सी लेयर पाई जाती है? आउटर इनर। इसमें भी झमेला याद रखने का, सेकेंड लेटर से याद रख लेना। लॉन्जिट्यूडनल में सेकेंड लेटर ओ आ रहा है, मतलब ये आउटर है, लॉन्जिट्यूडनल लेयर आउटर है। इनर इज सर्क्यूलर। एक और इनरमोस्ट लेयर पाई जाती है स्टमक के केस में, दैट इज ऑब्लिक मसल। तो इसकी इनर मोस्ट भी होती है एक, दैट इज ओब्लिक, लेकिन उसको मैं स्टार डाल के लिखूंगी क्योंकि वो सिर्फ स्टमक में मिलती है। इसके भी अंदर है इनर मोस्ट, लेकिन सिर्फ किस में मिलेगी? स्टमक में, गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। पढ़ते हैं बच्चों, चलो। Muscularis is formed by smooth muscle usually arranged into inner circular and outer longitudinal layer। एक ऑब्लिक मसल होती है जो कि सम रीजन में मौजूद होती है। कौन सा रीजन? स्टमक, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है सब म्यूकोजल लेयर। सब म्यूकोजल लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, ठीक है। अब नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, दैट इज सब म्यूकोजा। एनसीईआरटी के हिसाब से सब म्यूकोजा काय की बनी है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू की विद ब्लड वेसल, लिम्फ एंड नर्व, ठीक है। देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। डिओडेनम के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं सब म्यूकोजा रीजन में, जिसे सब म्यूकोजल ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो डिओडेनम के लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि सब म्यूकोजा में सब म्यूकोजल ग्लैंड मिलते हैं। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोजा, और सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोजा।
This layer forms irregular folds in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine. ठीक है, सबसे अंदर की लेयर जो कि एपिथेलियम की बनी है वो है म्यूकोजा, सबसे अंदर की लेयर। ये जो म्यूकोजा होती है बच्चों, ये स्टमक के केस में रुगे बनाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में विलाइज बनाती है। ठीक है, ये विलाइज जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे नॉर्मल सरफेस ऐसी होगी लेकिन विलाई वाली सरफेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाएंगे, जिसे हम विलाई कहते हैं। ठीक है, और रूगेस स्टमक में मिलते हैं। ठीक है, ये रूगे का काम क्या है? रूगे हमारे स्टमक को छोटा कर देते हैं और ये हमेशा एम्प्टी स्टमक में ही पाए जाते हैं, तो कॉइलिंग कर देते हैं हमारे स्टमक की, और ये एम्प्टी स्टमक में ही मिलते हैं। ठीक है, और विलाइज जो होते हैं, ये देखो आप, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है कि इसका, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो कई गुना विलाइज सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। The cells lining the villi produces numerous microscopic projection called microvilli. Villi के ऊपर microvilli भी मिलते हैं, giving a brush bordered appearance. This modification increase the surface area enormously. कई गुना surface area बढ़ा देते हैं, very important. ठीक है, villi are supplied with a network of capillaries and large lymph vessel called lacteal. ठीक है, villi के पास में lacteal का सप्लाई है जो कि एक लिम्फ है। सब जगह लिम्फ वेसल बोलते हैं लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल बोलते हैं उसी लिम्फ वेसल को। इस लैक्टियल का काम होता है फैट एब्जॉर्प्शन करवाना, स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट का एब्जॉर्प्शन कराना। ठीक है, म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सीक्रीट म्यूकस। अब जो ये म्यूकोजा के बारे में बात हो रही है, तो म्यूकोजा लेयर के पास में कुछ गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। इस गॉबलेट सेल के बारे में एनसीईआरटी के चैप्टर में ही दे रखा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कि इट इज अ यूनिसेलुलर ग्लैंड, तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि यूनिसेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस का काम होता है लुब्रिकेशन। ग्रीसी लाइक सब्सटेंस होता है जिससे खाना फंसता नहीं है कहीं पे भी, सो लुब्रिकेशन सब्सटेंस इज रिलीज कॉल्ड म्यूकस। म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो बच्चों, अभी हमने म्यूकोजा के बारे में क्या पढ़ा कि ऐसे कुछ एक्सवेजिनेशन होता है जिसे हम रूगेस और विलाइस कहते हैं, लेकिन अब अंदर की तरफ होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, बाहर की तरफ हो गया उसकी बात कर ली। अब अंदर की तरफ अगर म्यूकोजा इनफोल्ड होती है तो वो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाती है। स्टमक के केस में गैस्ट्रिक ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन इन केस ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि म्यूकोजा के इनफोल्डिंग्स के द्वारा बना है। दिस इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसमें म्यूकस नेक सेल पाए जाते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस नेक सेल का फंक्शन होता है म्यूकस सीक्रेट करना, और म्यूकस का काम है लुब्रिकेशन करना, जिससे खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी फंसे नहीं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पैराइटल सेल। ये जो पैराइटल सेल होते हैं ये HCl रिलीज करते हैं। HCl रिलीज करते हैं डायरेक्टली नहीं, प्रोटॉन्स और क्लोराइड आयन के फॉर्म में रिलीज होता है और ल्यूमन में HCl बनते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में रिलीज होते हैं और फिर HCl बनता है ल्यूमन में। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। ये कुछ सब्सटेंस, हार्मोन लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स चीफ सेल। चीफ सेल जो होते हैं ये एंजाइम रिलीज करते हैं, दैट इज पेप्सिनोजन, और इन्फेंट्स के केस में जनरली प्रोरैनिन, डबल एन वाला रेनिन। ठीक है, प्रोरैनिन। ये प्रोटीन डाइजेशन का काम करते हैं। HCl का काम होता है जर्म्स को मारना, साथ ही साथ इस इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, और साथ ही साथ पैराइटल सेल केसल्स फैक्टर भी रिलीज करता है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड है। केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर।
विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। सम एक्स्ट्रा नॉलेज। इसके साथ साथ बच्चों वैसे ही इनवेजिनेशन के द्वारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर खून बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बन रहे हैं, दीज आर क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर खून। All the 4 layers show modification in different parts of the alimentary canal. सब अलग अलग modifications show करते हैं different parts of alimentary canal. And this is the diagram of NCERT जो पूछा जाता है। सबसे outermost layer सेरोसा है, जो काय की बनी है बच्चों, बताइए जल्दी। Serosa is the outermost layer which is made up of mesothelium plus areolar connective tissue. Next मस्कुलरिस लेयर होती है। मस्कुलरिस लेयर में आउटर लॉन्जिट्यूडनल होता है, इनर सर्कुलर होता है मसल, और स्टमक के केस में इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल भी पाई जाती है। फिर सब म्यूकोसा है स्टूडेंट्स, और इनर मोस्ट इज म्यूकोसा। ठीक है, तो 4 लेयर्स पाई जाती हैं एलिमेंट्री कैनाल में हिस्टोलॉजिकली, और ये ल्यूमन है और यहाँ पे फूड पाया जाता है। सो ल्यूमन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फूड। अब बच्चों एक बार ये एनस के बारे में आपको एक्स्ट्रा बताना रह गया। एनस के अंदर 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर जो कि इनवॉलेंट्री, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है भाई ये, और एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि वॉलेंट्री है। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वॉलेंट्री है जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। आपको स्टार्टिंग में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया था, 1 एलिमेंट्री कैनाल एंड 2 एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आता है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास। सलाइवा मेनली 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, डायग्राम में भी बताया था। द पैरोटिड ग्लैंड जो कि चीक यहाँ पे ईयरलोब के सामने प्रेजेंट होता है पेयर में। नेक्स्ट द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि एंगल ऑफ जॉ पे यहां पे मिलेगा हमें, और सब लिंगुअल, शब्द ही बता रहा है, लिंगुअल वर्ड इज यूज फॉर टंग, मतलब टंग के नीचे, बिलो द टंग। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। ये लाइन भी मैंने आपको समझाई थी कि तीनों ग्लैंड्स बकल कैविटी के बाहर मिलते हैं, लेकिन अपना सीक्रेशन बकल कैविटी के अंदर पोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे सलाइवा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा और जान लेते हैं। सलाइवा का पीएच पे क्वेश्चन आता है, 6.8 इसका पीएच होता है, तो ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ बच्चों सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। कुछ आयंस मिलते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। Next, saliva has an enzyme called ptyalin or salivary amylase. Ptyalin और salivary amylase ये अपन आगे पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है। इसका काम होता है स्टार्च डाइजेशन करना, मतलब अगर आपसे पूछे कोई कि माउथ के अंदर किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्च का, ठीक है। और इसका पीएच 6.8 होता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों लिवर पे। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वजन होता है 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। It is situated in abdominal cavity just below the diaphragm and it has 2 lobes. लिवर के पास में 2 lobes होते हैं। Hepatic lobules are the structural and functional unit of liver, containing hepatic cell arranged in the form of cord. चलो इसका भी स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये हेपैटिक लॉब्यूल का स्ट्रक्चर है, कितना सुंदर डायग्राम है। हेपैटिक लॉब्यूल का स्ट्रक्चर है तो देखो पहले लिवर है, ठीक है, अच्छे से समझना बच्चों, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें लिवर के पास में 2 लोब है। तो अगर लोब पूछे जाए तो 2 लोब है, प्रत्येक लोब के अंदर लॉब्यूल्स हैं। ये हेक्सागन फॉर्म के लॉब्यूल्स हैं, ये लॉब्यूल है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछी जाए लिवर की तो हेपैटिक लॉब्यूल टिक करके आना है। हेपैटिक लॉब्यूल के अंदर हेपैटोसाइट सेल्स हैं। इन सेल्स का नाम क्या है बच्चों? हेपैटोसाइट सेल्स।
लिखा है ऑलरेडी, सॉरी। ये जो हेपेटोसाइट सेल है, अगर आप देखें बच्चों डायग्राम को अच्छे से, तो ये कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज है, विच इज कॉल्ड हेपेटिक कॉर्ड। ये भी लाइन एनसीईआरटी थी। तो सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझ आई। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट लिवर की, हेपेटिक लॉब्यूल। हेपेटिक लॉब्यूल के अंदर हेपेटोसाइट सेल मिलते हैं जो कि कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब each lobule is covered by a thin connective tissue called Glissen's capsule। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैमेलियन कैरेक्टर है। मैमेलियन कैरेक्टर है ये कि हमारी बॉडी में जो लिवर में हेपेटिक लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, दे आर कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। द बाइल इज सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल। और हेपेटिक सेल का काम क्या है? बाइल रिलीज करना। देखो, अब सलाइवा तो स्लाइटली एसिडिक था, लेकिन बाइल अल्कलाइन होता है, इसका पीएच अराउंड 7.8 होता है। और बाइल जो होता है, जो कि हेपेटोसाइट सेल के द्वारा रिलीज होता है, इसके अंदर अल्कलाइन मीडियम देने के लिए इसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 नेगेटिव, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। साथ ही साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल डिराइव सब्सटेंस होते हैं, जैसे सोडियम टोरोकोलेट, एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। थोड़ी जगह कम है इसलिए एक उसमें और एक पूरा लिख रही हूं, ठीक है। सोडियम टोरोकोलेट एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। और बाइल जो होता है स्टूडेंट्स, कुछ आयंस भी मिल सकते हैं, और बाइल्स जो होता है स्टूडेंट, वो डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं, इसलिए मैंने कोई एंजाइम नहीं लिखी। साथ ही साथ इसमें पानी भी मिलता है, H2O। तो बाइल का कंपोजिशन भी आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा। एंड बाइल जो है बच्चों, वो हेपेटिक सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, एंड हेपेटिक सेल्स के द्वारा भी हेपेटिक डक्ट के माध्यम से रिलीज होता है, और कंसंट्रेट होता है इनटू द थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। देखो, एक बार देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। और ये देखो, ये लिवर है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसमें से बाइल रिलीज होगा, और स्टोर किस में होगा कंसंट्रेट होने के लिए? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर अपनी तरफ से कुछ आयंस वगैरह ऐड करके उसे कंसंट्रेट करता है और स्टोर भी करता है, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो कोले वर्ड का यूज होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, उसका रिमूवल करना है तो कोलेसिस्टेक्टोमी, स्टोन हो जाए तो कोलेलिथेसिस। तो गॉल ब्लैडर के लिए कोले वर्ड यूज होता है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट, और गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलते हैं हम? एनसीईआरटी में गिवन है सिस्टिक डक्ट। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये यहाँ पे लिवर है, लिवर को यूं ही काट दिया इन लोगों ने। 2 लोब होते हैं लिवर के, तो राइट और लेफ्ट रीजन से 2 डक्ट्स आएंगे, ठीक है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों मिलके क्या बना देंगे? कॉमन हेपेटिक डक्ट। अच्छे से समझना, ठीक है। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके क्या बना देते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलते हैं हम? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के पास स्फिंक्टर होता है, कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, एक्स्ट्रा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। अब नेक्स्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियास का डक्ट मिल जाएगा। यहां पे देखो, आप यहां पे ग्रीन कलर का कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियास का डक्ट। पैनक्रियास के डक्ट को क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विर्संग। ये दोनों मिल जाएंगे टू फॉर्म हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट हैविंग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, गिवन इन एनसीईआरटी 2, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
ठीक है, एक बार और फिर यहाँ पे जब हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है तो एक एम्पुला टाइप स्ट्रक्चर बनता है जिसे एम्पुला ऑफ वैटर कहते हैं, एम्पुला ऑफ वैटर। और फाइनली डिओडेनम में ओपन होता है। एक बार और बता देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। राइट और लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट आते हैं, मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देते हैं। फिर गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना देते हैं, गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। पैनक्रियास के डक्ट को अपन विर्संग डक्ट कहते हैं, डक्ट ऑफ विर्सन कहते हैं। और विर्संग डक्ट मिलके और कॉमन बाइल डक्ट मिलके हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना देते हैं, विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिओडेनम में ओपन होते हैं, वहां पे एम्पुला ऑफ वैटर पाया जाता है। सो होप अब आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चन और नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। द पैनक्रियाज इज कंपाउंड, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट होते हैं। पैनक्रियाज जो है बच्चों वो कंपाउंड है। ऐसा क्यों बोला है? कंपाउंड है, हेट्रोक्राइन है। इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक जूस और एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन रिलीज होंगे जैसे इंसुलिन, ठीक है। एग्जाम्पल इज इंसुलिन। तो मतलब ये हार्मोन भी रिलीज कर रहा है और एंजाइम्स भी रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको हम कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। अब आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट करेंगे। एक बार ये डायग्राम देख लो एक्स्ट्रा। ये पैरोटिड ग्लैंड है जो ईयर लोब के सामने पाया जाता है, ये सबलिंगुअल ग्लैंड है जो टंग के नीचे पाया जाता है, और ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड है जो कि जॉ पे पाया जाता है, और ये सब पेयर्स में है, ठीक है। और ये बकल कैविटी में ओपन होते हैं, पाए बकल कैविटी के बाहर जाते हैं। एक और डायग्राम है ये हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे बाहर वाली लेयर सेरोसा, फिर मस्कुलरिस लेयर जिसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाई जाती है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट, इन दोनों के बीच में ऑर्बैक प्लेक्सिस मिलता है। ये जो ऑर्बैक प्लेक्सिस होता है ये पेरिस्टाल्सिस वगैरह मूवमेंट जो होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में उससे कंट्रोल करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मीजनर प्लेक्सिस मिलता है हमें सबम्यूकोजा रीजन में, तो इसका काम होता है सीक्रेशन को कंट्रोल करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दो प्रकार के प्लेक्सिस मिलते हैं, और प्लेक्सिस क्या है? नर्व का जाल, उसे ही प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्बैक्स प्लेक्सिस एंड मीजनर प्लेक्सिस, ये सब म्यूकोजा है। ये एंड इनरमोस्ट म्यूकोजा विच इज मेड अप ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोजा, लैमाइना प्रोप्रिया एंड एपिथेलियल म्यूकोजा, और ये ल्यूमेन है जहां पे फूड पाया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, होप आपने आज अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट पार्ट से हम डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।